साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आज आपके समक्ष एक ऐसी इस देश की जो सदियों पुरानी रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। यदि आप बहुजन पैगाम को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, बहुजन पैगाम देश के बहुजनों की आवाज़ है। इस पैगाम को घर घर तक पहुंचाने के लिए जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आपको भी करने की ज़रूरत है। तभी ये समाज जागरूक हो पाएगा और बहुजनों का पैगाम बहुजनों तक पहुंचाने में कामयाब होगा। इसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथियों, आज देख रहे हैं इस देश में विभिन्न तरह की अमानवीय घटनाएं घटित हो रही हैं। तहलका मचा हुआ है। सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है, उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं आती। जो सरकारी मीडिया है, जिसे मोदी मीडिया के नाम से भी कहते हैं, बीजेपी का मीडिया कहते हैं, कांग्रेस का मीडिया कहते हैं, आदि जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसका मीडिया है। वास्तव में सही मानी में देखा जाए तो देश का कोई मीडिया नहीं है। ये जो सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यही आपका मीडिया है। और देश की जो रूट कॉजेज हैं, वास्तविक समस्याएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए आज सोशल मीडिया काम कर रहा है। यही कारण है कि लोगों ने अखबार पढ़ना बंद कर दिए, टीवी देखना बंद कर दिया, क्योंकि उसमें केवल और केवल मोदी जी का प्रचार होता है, बीजेपी का प्रचार होता है। इसकी वजह से चैनल भी बंद होते जा रहे हैं और अखबार भी बंद होते जा रहे हैं। साथियों, अब मुख्य जो आज की प्रॉब्लम है उस पर मैं आ रहा हूँ। और ये प्रॉब्लम आज की नहीं, सदियों पुरानी प्रॉब्लम है। थोड़ा बैक में मैं ले जाने की कोशिश करूँगा। 1947 जबकि इंडिया को स्वतंत्रता मिली हुई थी, अंग्रेज़ों से सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, स्वराज हैज नो सिग्निफिकेंस विदाउट एस्टेब्लिशिंग कास्टलेस सोसाइटी इन इंडिया। भारत को स्वराज मिलने का कोई महत्व नहीं जब तक देश में जातिहीन समाज की स्थापना नहीं हो जाती। लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, किसी भी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। अपनी अपनी कुर्सी के चक्कर में, अपनी अपनी सरकार बनाने के चक्कर में लोग लगे रहे और आज भी लगे हुए हैं। ये काम सत्ता परिवर्तन से भी नहीं होगा, कितने संगठन बना लो उससे भी नहीं होगा। ये काम कैसे होगा? इस संबंध में बाबा साहब ने एक बहुत ही मार्मिक कोट किया था, वो मैं आपकी नोटिस में ला रहा हूँ। बाबा साहब ने एक किताब भी लिखी थी, जात प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से देश को कास्टलेस सोसाइटी बनाने के उद्देश्य से एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इन इंडिया। इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, देश में जाति उन्मूलन की लड़ाई में आपको पूरे राष्ट्र के विरुद्ध लड़ना है, और वह भी अपने राष्ट्र के खिलाफ ही। लेकिन यह लड़ाई स्वराज की लड़ाई से भी अधिक महत्वपूर्ण होगी। शायद मैं इस लड़ाई में आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर। साथियों, ये बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कटु सत्य हैं। कोई भी मीडिया, कोई भी चैनल, कोई अखबार आपको नहीं बता सकता। गहन अध्ययन करने के पश्चात आपकी नोटिस में ये बातें लाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बात सच है जो डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी। आज वही लड़ाई लड़ने की हमने पूरे देश भर के बुद्धिजीवियों को साथ लेकर के एक संकल्प लिया है कि इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। और इस लड़ाई में बाबा साहब पर्सनली तो साथ नहीं होंगे, लेकिन उनका संदेश हमको प्रेरणा देगा और इस प्रेरणा से हम इस लड़ाई को जीतेंगे भी। इस लड़ाई को लड़ने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनेता नहीं आएगा, चाहे वो कोई पार्टी हो,
चाहे बहुजन समाज की पार्टी हो चाहे गैर समाज की पार्टी हो, क्योंकि सबको अपने अपने वोट की और अपनी सरकार बनाने की पड़ी हुई है और उसी में मस्त रहते हैं। साथियों, इस संबंध में हम लोगों ने जो एक योजना बनाई है, आगामी 6 सितंबर 2023 से दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड स्थित से एक कार्यक्रम पूरे देश में लॉन्च होगा। एक आंदोलन कहिए, एक रैली कहिए, एक जन यात्रा कहिए। बहुजन समाज से जातियों को मिटाओ, बहुजन समाज को जोड़ो। जाति तोड़ो, बहुजन समाज जोड़ो। इसके लिए सबसे पहला हमारा टारगेट ये होगा कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जितनी भी जातियां हैं उनको हम तोड़ने के लिए और SC ST को जोड़ने का पहला काम करेंगे। वाल्मीकि से लेकर के ऊपर जितनी जातियां हैं, SC ST की सबसे पहले उनको फोकस किया जाएगा कि उनमें जो जातियां बनाई गई हैं उनको डिवाइड एंड रूल करने के पर्पज से उनको ख़त्म करेंगे। उनमें आपस में शादी विवाह, खान पान, रहन सहन, हर तरीका तौर तरीका जो सोशल सिस्टम होते हैं उनको हम पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। दूसरे फेज में जो हमारा OBC समाज है उसको टेकअप करेंगे और जितनी जातियां OBC समाज में हैं उनको भी उसी तरह से समझा बुझाकर एक शैक्षिक तरीके से उनके दिमाग में जो मनवादी व्यवस्था कुछ के भर दी गई है उसको निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस तरह से सबसे पहले SC ST, फिर OBC, उसके बाद आदिवासी समाज आता है। जो आज आदिवासी समाज की स्थिति है आप देख रहे हैं, कोई पेशाब करता है। OBC समाज का एक लड़का उज्ज्वल यादव बिहार का, उससे क्षत्रिय वर्ग के लड़के यानी ठाकुर समाज के लड़के अपने जूते पे थूक रख करके चटवाते हैं, पिटाई करते हैं, नंगा करते हैं। OBC की सरकार है बिहार में, नीतीश मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, क्या कर रहे हैं? मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं, तमाम दुनिया के बड़े बड़े नेता रहे हैं। लेकिन ये इशू जो हैं अमानवीय इशू हैं, इन पर कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि इन नेताओं को शायद इन इशूओं पर काम करने का कोई उनका मन नहीं है। वो केवल राजनीति के लिए राजनीति करते हैं, करना चाहते हैं। समाज के खिलाफ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। साथियों, 9/9/1979 ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसमें कहा गया था समाज से जाति व्यवस्था खत्म करो, समाज से जाति व्यवस्था खत्म की जानी चाहिए। लखनऊ में एक कांड हुआ था 1982 में जिसमें 7 ऐसी समाज के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था जातवाद के आधार पर, ऊंच नीच छुआछूत के आधार पर। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी दी थी। बहुत सारी इस तरह की टिप्पणियाँ आई हैं। आज देश के अंदर जो विघटनकारी ताकतें काम कर रही हैं, अमानवीय ढंग से जो बर्ताव किया जा रहा है, उसकी आप जड़ में जाइए तो जातिवाद ही मिलेगा। पहले वर्णवाद, फिर जातिवाद। वर्ण ने पूरे देश के लोगों को 4 भागों में बांटा और जो चौथा वर्ण कहा गया शूद्र, उसको करीब 6743 जातियों में बांट दिया गया, जिसकी वजह से ये एक ना हो सके, अपनी आवाज़ ना उठा सके, लोगों को इकट्ठा ना कर सके। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हे ब्राह्मणों, इन शूद्रों पर इतने अत्याचार मत करो। जिस दिन ये पढ़ लिख कर एक हो गए उस दिन आपको फूंक से उड़ा देंगे। लेकिन तब से आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा। विवेकानंद भी चले गए, उनको भी मार दिया गया, उनको दूध में कांच पीस करके मिलाकर पिलाया गया था, उनकी हत्या की गई थी। कहने का मतलब इस देश में आप इतिहास उठा के देख लें, जिसने सच कहा उसको नेस्तनाबूद किया गया, जिसने पाखंडवाद को बढ़ावा दिया उसको मान सम्मान दिया गया। साथियों,
लोग कहते हैं कि भारत एक जाति प्रधान देश है। जातियाँ किसने बनाई? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कास्ट इन इंडिया? मोहन भागवत के जी कहते हैं कि जातियाँ ब्राह्मणों ने बनाई। तो क्यों बनाई? महज अपने स्वार्थ के लिए हमारे समाज को जातियों में बांटा गया। साथियों, इसके लिए एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति करनी पड़ेगी। उसके लिए तैयार हो जाइए। और ये क्रांति सदियों पहले होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो सकी, कारण कुछ भी रहे हों। लेकिन आज बहुजन समाज जागरूक हो गया है। जब जागरूक हो गया है तो उसे जागरूकता का परिचय भी देना चाहिए और समाज हित में एक शैक्षिक तरीके से, सामाजिक तरीके से देना चाहिए, एक कानून की व्यवस्था में रहते हुए देना चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था के तहत देना चाहिए। क्योंकि आज हम लोग पढ़ लिख भी गए हैं, तो हमको कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो अनैतिक हो अथवा किसी गलत तरीके से किया जा रहा हो, तभी हम कामयाबी पा सकेंगे। जहाँ तक सामाजिक क्रांति का सवाल है, मकसद क्या होना चाहिए? लाख समस्याओं की एक समस्या है इस देश के अंदर, जातिवाद। तो जातिवाद को खत्म करने के लिए सामाजिक ढंग से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से गांव-गांव, शहर-शहर, गली नुक्कड़, हर जगह ये सामाजिक क्रांति का जब बिगुल बजेगा, जातियां खत्म होंगी, लोग आपस में भाईचारा क्रिएट करेंगे, आपस में शादियां करेंगे, एक परिवार से जुड़ेंगे, एक जाति दूसरे जुड़ेगी, जातियां खत्म हो जाएंगी। ये प्रयास हमको पहले करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तथागत बुद्ध ने यही कहा है, जब जागो तभी सवेरा। कितने भी संगठन बना लो, कितनी भी सरकारें बना लो, सत्ता परिवर्तन कर दो, लेकिन ये काम करने के लिए किसी न किसी को निस्वार्थ भावना से काम करना होगा, बगैर किसी लोभ लालच के काम करना होगा, आगे आना होगा। ये बहुत बड़ी इस देश के लिए, असहायों के लिए, बहुजनों के लिए कुर्बानी होगी, जिस कुर्बानी को देने के लिए हम तैयार हैं। और आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं, ऑल इंडिया बहुजन एकता एवं समता मिशन के बैनर तले और भी जो संगठन है समता के आधार पर काम करना चाहते हैं, इस आंदोलन से जुड़ें। हम देश के युवाओं का आह्वान करते हैं, बुद्धिजीवियों का आह्वान करते हैं। कब तक आप इस आंदोलन को नहीं चलाएंगे? जब तक नहीं चलाएंगे तब तक आप गुलाम बने रहेंगे। और जो आज हो रहा है, किसी की मूंछ का रखने पर मार दिया जाता है, घड़े का पानी छूने पर मार दिया जाता है, किसी को नंगा करके मारा जा रहा है, किसी को थूक चाटने पर मजबूर किया जा रहा है, किसी को पेशाब की जा रही है। व्हाट इज रीजन? इसके कॉज में जाइए तो जहाँ भी जाएंगे आप वहाँ जातिवाद मिलेगा। अभी 4 लड़कों ने चंद्रशेखर पर फायरिंग की। क्या उनका कहना है कि हमको इसकी शक्ल से नफरत है, हम इसे पसंद नहीं कर, देखना नहीं चाहते, इसलिए मारा है। एक लखनऊ में टीचर है, सॉरी टीचर नहीं, एक टीचर है, वो शेड्यूल कास्ट का है, उस स्कूल का मैनेजर है, वो उस टीचर को कमरे में बुलाता है और कहता है कि जब तू मेरे सामने कुर्सी पे बैठता है, मुझे पसंद नहीं है और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक शूद्र समाज का व्यक्ति मेरे समक्ष कुर्सी पर बैठे। इस तरह की अमानवीय घटनाएं हो रही हैं। आपके देश में संविधान भी है, विभिन्न तरह के कानून बने हुए हैं। तो क्या ईडी है, सीबीआई है, आईबी है, तमाम दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, क्या वो तभी काम करेंगी जब मोदी जी डायरेक्शन देंगे? यानी सभी इंटेलिजेंस एजेंसियों की बागडोर है मोदी जी के हाथों में केंद्रित हो गई है। मुख्यमंत्री जो उनके हैं, योगी जी हैं, मध्य प्रदेश के जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं अथवा कांग्रेस सरकारें हैं, उनके हाथ में उनकी बागडोर है, जिसकी वजह से वो पब्लिक की आवाज़ को नहीं सुनते। एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जैसा केजरीवाल साहब कहते हैं कि इस देश में
एक नया पाउडर आ गया है जिसका नाम है मोदी पाउडर। एक आदमी किसी पार्टी में है, कितना बड़ा भ्रष्ट हो, और वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, साफ हो जाता है, मंत्री बना दिया जाता है। वाह, कितने कमाल की बात है। सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, जजेस भी हैं। क्या ये चीज़ें उनकी नोटिस में नहीं है? क्या ऐसी मजबूरियां हैं कि वो सोमोटो एक्शन नहीं ले सकते? संविधान ने उनको सारी शक्तियां दी हुई हैं, इनहेरेंट पावर्स उनके हाथ में है, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। नहीं है, नहीं देखती। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट विभिन्न तरह की टिप्पणी देता है, लोग सुनते हैं, खुश हो जाते हैं। ऑर्डर पास क्यों नहीं करता? बगैर ऑर्डर पास किए हुए टिप्पणी दे देना, उससे बात नहीं बनती। हाई कोर्ट का तो ये हाल है कि वो टिप्पणी भी नहीं करते, जो फैसला देना है देना है। जातिवाद से संबंधित केरला हाई कोर्ट की एक जज का स्टेटमेंट आता है कि ब्राह्मण सर्वोच्च है, सदियों से चले आ रहे हैं। बट इज दिस नॉनसेंस? कोई भी व्यक्ति जन्म से सर्वोच्च नहीं होता, कर्म से सर्वोच्च बनता है जाकर के। आज विश्व में कोई सर्वोच्च है तो 3, 4, 5 पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो सर्वोच्च हैं। वो जन्म से नहीं, कर्म से सर्वोच्च बनी है। नंबर 1 संसार के शास्त्र तथागत बुद्ध, कर्म से सर्वोच्च हैं, पूरा विश्व नमन करता है। भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, कर्म से सर्वोच्च हैं, जन्म से नहीं। ज्योतिराव फूले, कर्म से, जिन्होंने जाति प्रथा को खत्म करने के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा का लक्ष्य जगाया। अब्राहम लिंकन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 16वां प्रेसिडेंट, पूरे विश्व इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। कर्म से सर्वोच्च है, जन्म से नहीं। नेल्सन मंडेला, जिसने कहा था यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो वहाँ धर्म को पैदा कर दो, और किसी देश को सबल बनाना है तो शिक्षा का प्रचार करो। वो कर्म से सर्वोच्च है, जन्म से सर्वोच्च नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। पेरियार रामास्वामी नायकर, उन्होंने जाति प्रथा को खत्म करने के लिए वो चैलेंज लिया जो आज तक शायद किसी ने लिया हो, डॉक्टर अम्बेडकर को छोड़कर नहीं लिया। आज ज़रूरत है पेरियार के मिशन की, ललित सिंह यादव के मिशन की, डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन की, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए, और इस देश में भाईचारा बनाने के लिए, और इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए। इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, मानवीय अच्छाइयों की ज़रूरत है। इसलिए प्यारे देशवासियों, आज बड़े दुख के साथ मैं आपको आह्वान करता हूं कि मानवीय अच्छाइयों के प्रति एक हो जाइए, तभी मानवीय बुराइयों को आप मिटा सकेंगे। मनुवाद, ब्राह्मणवाद, वर्णवाद, जातिवाद, ये सबसे घातक बीमारी है इस देश के अंदर, जिसकी वजह से देश में बेकटन पैदा होने जा रहा है। लास्ट बार तभी एक वीडियो मैंने देखा, उस बहुत ही खतरनाक वीडियो है। उसमें कहा गया है कि मोदी जी 2024 में अपनी सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि देश को दांव पर भी लगा सकते हैं, देश में गृह युद्ध करा सकते हैं। राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, हिंदू मुस्लिम से वो भी खत्म हो गया। अब आपस में लड़ा करके जितना भी देश को बर्बाद किया जा सके हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार किसी तरह से बननी चाहिए। सबसे बड़ा गुनाहगार और इसके लिए दोषी है इस देश का विपक्ष। इतना डरपोक विपक्ष शायद इतिहास में 70 साल की एज में मैंने कभी नहीं देखा जितना आज देखने को मिल रहा है। किसी नेता में जरूरत नहीं है कि सच्चाई को समाज के सामने, देश के सामने बयां कर सके। केवल एक व्यक्ति है, लालू प्रसाद यादव, उसको छोड़ करके
क्या कहा लालू प्रसाद यादव ने? परसों का स्टेटमेंट है। मोदी जी विपक्षी लोगों को केस लगाइए, जेल में डालिए, लेकिन ध्यान रखिए 2024 के बाद तुम्हारा क्या होगा। ये बात कहने की इस देश में किसी ने जुर्रत की है तो पूर्व मुख्यमंत्री स्टेट ऑफ बिहार लालू प्रसाद यादव ने की है, बाकी किसी में हिम्मत नहीं है। क्यों डरते हो? पैसा तुम्हारे पास, ताकत तुम्हारे पास, वोट तुम्हारे पास, 85% आबादी तुम्हारी है, सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। साथियों, मैं तो कोई नेता नहीं, न मेरे पास पैसा है, न धन है, और ना ही किसी तरह की कोई फोर्स हमारे साथ है, लेकिन जो महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है, सीखता हूँ, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। उससे बड़ी ताकत दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय सम्राट अशोका।